आप सभी को राम राम। मेरा लाइव आने का जो लक्ष्य है और मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ उस चीज़ से। और मेरा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग मुझे सुने और अधिक से अधिक लोग मुझे समझें, क्योंकि अब समय आ गया है कि भारत का हर नागरिक अपने साथ होते हुए छुपे हुए युद्ध को समझे। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में आज जुड़ें, ताकि हम इस विषय को और एलाबरेट कर सकें, अच्छे से इस विषय को समझ सकें। आज अमेरिका में एक घटना हुई है और घटना बड़ी गंभीर है। चार्ली कर्क नाम का एक हमारा भाई था, जो कि लेब्रांडुओं की पूरी बैंड बजाता था, परंतु आज उसे गोली मार दी गई है 10 तारीख को दोपहर 12:30 बजे यूटा में। जो कि सोचने वाला विषय है कि अगर आप अपने राष्ट्र, आप अपने समाज को बचाने की बात करते हैं तो किस प्रकार से आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, किस प्रकार से आपको यह कहा जाता है कि सच्चाई बोलने पर आपको मार दिया जाएगा। और यह चीज़ें दिन प्रतिदिन हर जगह बढ़ती जा रही हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, ये लाइव को आप बिल्कुल बात करते हैं भारत की। कोई 78 साल पहले नहीं हुआ है। यह राष्ट्र हजारों वर्षों से भारत भूमि कहलाता है, और इस भारत भूमि के इतिहास के साथ जिस प्रकार से छेड़खानी की गई है, जिस प्रकार से हिंदुओं को पतित दिखाया गया, हिंदुओं को यह दिखाया गया कि तुम निम्न दर्जे के व्यक्ति हो, हिंदुओं को जाति और पाति के नाम पर बांटा गया। आज भी वही द्वेष, वही सब चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं और कई लोग उनको बढ़ावा भी देते आ रहे हैं। और अंत में जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो वो सेकुलरिज्म की बीन बजाकर सबको सुनाते हैं कि देखिए जी, सेकुलरिज्म के नाम पे ये हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर कई देश इस विश्व में आज की डेट में मुस्लिम देश बन चुके हैं, जो कि पहले सेक्युलर देश हुआ करते थे। धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या बढ़ी और आज वह मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं। इसी प्रकार आपको 1947 से शुरू करते हैं, धीरे धीरे 2014 से लेकर 2025 के बीच में क्या क्या परिवर्तन आए उसके बारे में बात करेंगे। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत का निर्माण किया गया। जबकि भारत का निर्माण तो सदियों से था। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर भारत का एक टुकड़ा एक पाकिस्तान को दे दिया गया, जिन्होंने इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण किया। 15 अगस्त को हमारे भारत में हिंदुओं की, सिखों की ट्रेन में लाशें भर भर कर आई, फिर भी हमने उस चीज़ को सेकुलरिज्म पर हावी नहीं होने दिया। हमारे बुजुर्गों ने संविधान को एक्सेप्ट किया, हमारे बुजुर्गों ने सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया। हमने हर समुदाय का पूरा अच्छे से लालन पोषण किया। अपनी धरती पर हर किसी को बिल्कुल बराबर अधिकार, समान नागरिक अधिकार दिए। परंतु पाकिस्तान बनने के बाद वहां के अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया गया और किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया गया हिंदू होने के नाम पर। आज की डेट
पाकिस्तान फिर वही गिलास आपको धोकर उस रेडी पे रखना है। हमने तो चलो यहाँ पर जनसंख्या का भी विस्तार किया, परंतु हमारे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ 1947 के बाद? 18% की आबादी आज 1% 2% पे आ गई। अब दूसरी बात हम करते हैं भारत ने सेक्युलरिज्म के नाम पर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश भारत के गुणगान गाता था 2020 तक। 2020 के बाद अचानक बांग्लादेश में एक इस्लामिक लहर उठी और उसने उस लहर में सेक्युलरिज्म के सारे कपड़े फाड़ दिए और आज बांग्लादेश में मुस्लिम भाइयों को, शियाओं को, अहमदियों को, जो पीरों की दरगाहों को पूजते हैं, उनको सभी को घरों से निकाल कर उनके पूजा स्थलों से निकाल कर मारा जा रहा है। अब मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को ही मारना और मजहब के नाम पर मारना, और यह पूरे विश्व में हो रहा है, हर जगह यही होता आ रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के सेक्युलरिज्म की। तो जो भी सेक्युलर भाई मेरी इस लाइफ को देखें, हम थूक अपने परिवार में, अपने समाज में विचार करेंगे कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी मानसिकता क्यों पनप गई कि हिंदुओं को एक विशेष समुदाय द्वारा थूक, जूस में पेशाब यह पिलाया गया। और हमारे ही हिंदू भाई कहते हैं कि हो सकता है इनका रोजगार कम करने के लिए किसी बजरंगी ने, किसी संघी ने उनका यह वीडियो बनाया हो और वायरल करा हो। तो उस बजरंगी और संघी के कहने पर क्या वह थूक पर रोटियों पर थूक लगाकर उनको सेकेगा? क्या कोई जूस में पेशाब मिलाकर उन्हें लोगों को पिलाएगा? तो मेरा सीधा सा प्रश्न यही है आप सबसे कि सेक्युलरिज्म के नाम पर कब तक हम अपने समाज को मरता हुआ देखते रहेंगे? कब तक हम यह नहीं समझेंगे कि यह युद्ध बहुत ही बड़े स्तर पर है? अब आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। इजराइल 1948 में बना, उनको अमेरिका ने, यूरोप ने रेगिस्तान में फेंक दिया, जिसकी 74% भूमि रेगिस्तान थी। उन्होंने अपने ऊपर आज तक कम से कम 265 हमले, जो कि विध्वंसक हमले थे, उनको सहते हुए अपने राष्ट्र को राष्ट्र बनाए रखा, अपने देश को बचाए रखा। एक साथ कई मुल्क उन पर हमला करते थे, तब कोई भी मानवाधिकार का चोला ओढ़े, जो ये ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, इनमें से कोई भी बोलता नहीं था कि यह इजराइल के साथ गलत हो रहा है, इजराइल को भी जीने का अधिकार है। आज अगर इजराइल अपने आप को सुरक्षित करे बैठा है तो वो अपने दम पर करे बैठा है, अपनी जनता के दम पर करे बैठा है, अपने लोगों के दम पर करे बैठा है। जिन लोगों को अपने राष्ट्र से प्रेम है, अपने राष्ट्र से उन्हें इतना प्रेम है कि वह जब इजराइल पर मुसीबत आती है, वह किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, वह अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर इजराइल पहुंचते हैं। परंतु भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर जब युद्ध होता है तो हमारे ही कुछ लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, हमारे ही कुछ लिबरांडू गैंग वाले कहते हैं कि यह गलत हो रहा है, पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए, पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। उनकी विचारधारा एक है कि काफिरों को किस प्रकार खत्म करो, और हमारी विचारधारा है कि पाकिस्तान को पानी दो। तो मेरा तो मुसलमान भाइयों से भी यही निवेदन रहेगा, आप लोग प्रताड़ित नहीं हैं, आप भी अपने समाज में प्रताड़ित हैं। आप सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकते। आप अपने समाज में कुरीतियां जो आपके चली आ रही हैं, आप उनके विरोध में कभी आवाज नहीं उठा सकते। आप कभी आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा इसमें, अगर इजराइल आज जो कर रहा है
वह हर राष्ट्र को करना पड़ेगा, हर देश को करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका बचाव है, हमारी आने वाली पीढ़ी का बचाव है। अन्यथा जिस प्रकार से जिहाद, जिस प्रकार से आतंकवाद हर प्रदेश, हर देश, हर राष्ट्र को धीरे धीरे खाता जा रहा है, उसी प्रकार यह आपके घरों तक भी पहुंचेगा। आप मुझे हिंदू मुसलमान करने वाला कहिए, आप मुझे सांप्रदायिक कहिए, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने समाज को थूक, पेशाब और ये जो अभी थोड़े दिन पहले शुक्राणु खिलाने की कोशिश की गई है जम्मू में, कठुआ में, वहाँ पर तो वीर्य तक मिला दिया गया आपके मिठाइयों पर जो आप अपने देवी देवताओं को चढ़ाएंगे उनकी दुकानों से लेकर। तो आप स्वयं हिसाब लगाइए कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि आप अपने धर्म के बारे में बोलेंगे तो आप कम्युनल हो जाएंगे। सेक्युलरिज्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो आप किसी मजहब के बारे में बोल रहे हैं। सेक्युलरिज्म आपको ये भी नहीं सिखाता कि अगर आप अपने लोगों को थूक और मूत पीने से रोक रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सेक्युलरिज्म पर खतरा है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने समाज को जागृत कर रहे हैं ताकि आपका समाज हॉस्पिटलों में जाकर अपनी लिवर और किडनियों के इलाज ना करवाए। अभी तो थूक मूत तो आपकी आंखों के सामने डाला जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं जाती, परंतु आपको होटलों में, रेडियो पर खिलाई जाती हैं और हम लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। मेरा निवेदन एक और रहेगा, आप इस लाइव को शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरा लाइव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अब हम राजनीति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप देश की, राष्ट्र की बात करेंगे तो आपको बीजेपी का घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप बीजेपी से उल जलूल प्रश्न करेंगे, आप हमारे पास वीडियो पेश करें कि आपने बालाकोट में स्ट्राइक की, आप वीडियो पेश करें कि आपने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया। हमारे ही कुछ भाई आज नेपाल की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर बोल रहे हैं कि भारत में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मैं आपको बता दूंगा भारत में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भारत में इतना मादा है कि वो लोगों को, ऐसे उपद्रवियों को सेट करना जानता है। अब आपको मैं बात बताता हूं 2014 से लेकर 2025 का डिफरेंस। राजनीति आप कोई भी पार्टी है वो सपोर्ट करिए, पर राष्ट्र और धर्म के विरोध में अगर पार्टियां जाएंगी तो हम उनके विरोध में जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी से भी कुछ गलतियां होंगी तो हम उस पटल पर उनका भी विरोध करते हैं और करेंगे। और आखिर में 2014 से लेकर 2025 के बीच के भारत की बात करते हैं। आपको बताना चाहूँगा 2014 से पहले का भारत, दंगे होते थे, फसाद होते थे, तो मीडिया हाउसेस को एक बहुत ही खास निर्देश थे कि आपने अगर खबर लगानी है अखबार में, मीडिया में, तो आप यह नहीं बताएंगे कि दंगे हिंदू मुसलमान के बीच में हुए, कितने हिंदू मारे गए आप यह नहीं बताएंगे, कितने लोगों के घर जला दिए गए, क्या हुआ आप ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे सौहार्द खराब होता है। 2014 से पहले मुसलमान ही होता था। 2014 के बाद जब सोशल मीडिया ने 2010 के बाद प्रभाव लोगों तक पहुंचने की जो उनकी सीमा थी वो बढ़ गई, लोगों की बुद्धि थोड़ी सी खुली, लोगों को भी पता लगना शुरू हुआ कि किस प्रकार का जिहाद हमारे समाज के विरुद्ध किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी 12-12, 13-13 साल की बेटियों को अपहरण कर कर उनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, हमारे व्यापार को किस प्रकार खत्म किया जा रहा है। हमारे समाज में कई चीज़ें ऐसी थी जो हमारे आम नागरिक को पता ही नहीं थी। आज अगर आप गांव पंचायत में भी बात करेंगे तो लोगों को पता है कि जूस में पेशाब मिलाया जाता है, नान पे थूक लगाया जाता है और कई प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है। तो ये क्यों मिलाया जाता है, क्या मानसिकता है? क्या आप 100 करोड़ की आबादी को ऐसे ही मार दोगे और 100 करोड़ की आबादी सेकुलरिज्म के नाम पर आपकी ये चीज़ें सुनती रहेगी, खाती रहेगी, आपके गुणगान गाती रहेगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यह गुणगान करती रहेगी? यह वो भारत नहीं है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग अब राष्ट्र को किस प्रकार बचाना है, राष्ट्र को किस प्रकार आगे लेकर जाना है,
विश्व पटल पर हम अपनी बात किस प्रकार रखें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया है। अब हर किसी को इस सर्टिफिकेट को देने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं। 2014 से लेकर 2025 के बीच की बात करता हूं। आतंकवाद, पहले आपने देखा होगा हर जगह बोर्ड लगे होते थे, कृपया लावारिस वस्तु को न छुएं, यह बम हो सकता है। आप रेलवे स्टेशन, आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, आखिरी बार आपने ऐसी अनाउंसमेंट्स या ऐसे बोर्ड कहाँ लगे हुए देखे थे? मुझे आज लगभग 7 साल 6 साल हो चुके हैं, मैंने ऐसा कोई बोर्ड नहीं देखा, मैंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं देखी मैंने किसी भी रेलवे स्टेशन या किसी हवाई अड्डे पर, जहां पर बताया जा रहा हो कि आप सुरक्षित नहीं हैं। आईटीबीपी के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे आर्मी के कमांडोज, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस, उन सबको इतने आधुनिक हथियार दे दिए गए हैं कि अब ऐसी ताकतों की कोई हिम्मत नहीं है कि वो हमारे भारत में रहकर ऐसी कोई साजिशें कर पाए। उसके बाद नोटबंदी से कई लोगों ने बहुत हाहाकार मचाई। मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना पैसा होगा कैश में? अकाउंट में तो सबके बड़े होते हैं, पर कैश कितना रखेंगे मिडिल क्लास फैमिली? 50,000, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ऊपर तो किसी के पास नहीं होगा। परंतु वो नेता जो चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी से विनती कर रहे थे हाथ जोड़ जोड़ कर, कृपया आप इसे 24 घंटे 48 घंटे और बढ़ा दीजिए, हमारे पास जो करोड़ों की कैश पड़ा हुआ है हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे या किसी तरीके से उसको मैनेज कर लेंगे। परंतु उन्होंने वो नहीं किया। तो कुछ लोगों को ये चीजें समझ आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आती। पाकिस्तान में नकली नोट बनाने की इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती थी, जब ये 1000 और 500 के नोट बैन हुए हैं तो उनका तो दिवालिया निकल गया। उसके बाद तो उन्हें आटा लेने के लिए पैसे नहीं है। 150 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 200 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, एक रोटी 50 रुपए की मिल रही है। हम लोग उस देश से लड़ाई कर रहे हैं जिस देश के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मजहब है, उसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, भारत में कॉन्सेप्ट था कि सबका बीमा होना चाहिए। हम जैसे लोग भी सोचते थे कि सबका बीमा होना चाहिए, गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया है, जो बीपीएल परिवार थे। अब तो 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति है वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है और 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। इससे पहले की सरकारों ने ये कभी क्यों नहीं सोचा? तीसरी बात, हर व्यक्ति को राशन दिया जा रहा है। चौथी बात, हर व्यक्ति को जो किसान है उसको 2000 रुपए की किस्त दी जा रही है। पहले की सरकारें सोचना चाहती थी वो कर सकती थी। हर व्यक्ति को उसके खाते में डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिससे कि बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। आप सजग राष्ट्र चाहते हैं, आप एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जहां पर दिन रात दंगे हों, फसाद हों, वहां बम ब्लास्ट हों, कोई AK-47 लेके आए, मुंबई अटैक की तरह धड़ाधड़ गोलियां चलाए और लोग कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। हमारे कई बड़े ऑफिसर ऐसे हमलों में शहीद हो जाते हैं। मेजर उन्नी कृष्णन, इसी हमले में एक बेटा चला गया किसी परिवार का, NSG में थे वो। तो हम लोग अपने बेटों को कब तक गवाते रहेंगे? हम लोगों को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां पर अशोक स्तंभ, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और वह राष्ट्रीय चिन्ह इतना पुराना है जितना पुराना कोई एक, जिस पंथ के लोगों ने उसे तोड़ा वह उतना पुराना नहीं है जितना हमारा वह अशोक स्तंभ पुराना है। हम अपने इतिहास को पढ़ें, हम अपने योद्धाओं को पढ़ें, हम उन महापुरुषों को पढ़ें जिन्होंने इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया, अपने लहू का एक एक कतरा इस राष्ट्र के नाम कर दिया। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा, चार्ली कर्क, यह व्यक्ति 31 वर्षीय, 1993 का इसका बर्थ था। यूटा में कल इसकी मीटिंग थी बच्चों के साथ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी है वहां पे इसकी मीटिंग थी। 12:30 बजे का समय था और इसको स्नाइपर से दूर से लिब्रांडू गैंग द्वारा, उसके किसी मेंबर द्वारा गोली मार दी गई। चलिए, गोली मार दी गई, इस प्रकार से गोली मारना, इसको पीठ पीछे हमला करना ही कहते हैं।
परंतु जिस प्रकार से उस व्यक्ति को मारा गया, उसके बाद गे, लेस्बियंस के जो गैंग हैं, जो ये LGBT ग्रुप्स हैं, इनके आप इंस्टाग्राम पोस्ट देखिए, इन्होंने उस हमले को सेलिब्रेट किया है। और ये वही LGBT वाले हैं जिनको इराक और सीरिया में छतों से इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर इनको 10-10 मंजिला इमारतों से नीचे फेंका जाता है, और ये समर्थन उन्हीं का करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, मरते भी सबसे पहले यही हैं। अब बात करना चाहूंगा चार्ली कर्क की। चार्ली कर्क एक वक्ता थे, उनकी एक खुद की संस्था थी, और उस संस्था के थ्रू वो लोगों को जागरूक करते थे कि वोट देना क्यों बहुत आवश्यक है। अगर इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है तो इजराइल अपनी लड़ाई किस कारण लड़ रहा है, हमास क्या है, हमास द्वारा जो आतंकवादी कृत्य किए गए, 1500 इजरायली नागरिकों को एक ही दिन 7 अक्टूबर को मार दिया गया, उसके बारे में वह लोगों को जागरूक करते थे, लिब्रांडुओं से बहस करते थे, और उसी बहस ने उनका जीवन ले लिया। उनका कहना सिर्फ ये था कि जो जिहाद है वह अंत में शियाओं को भी खत्म कर देगा, अहमदियाओं को भी खत्म कर देगा, बरेलवियों को भी खत्म कर देगा, उस सभी समुदाय को खत्म कर देगा जो अपने आप को सुन्नी नहीं कहते हैं। और इजराइल के बारे में उनका कहना था कि अगर इजराइल हथियार छोड़ देगा तो इजराइल नहीं रहेगा, परंतु अगर वो हथियार छोड़ देंगे तो शांति हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगा, इजराइल में 16% मुसलमान हैं। वह वहाँ हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं, वह वहाँ की आर्मी में भी हैं, वह वहाँ की पुलिस में भी हैं। आप स्वयं हिसाब लगाइए, सड़क पर चलते चलते कोई पीछे से आए और आप पर चाकुओं से वार कर दे तो आपको कैसा लगेगा। यह इजराइल में रोज होता है, परंतु वह जो उनके वहाँ मुसलमान रह रहे हैं वह उनको किसी प्रकार से भी परेशान नहीं करते, जबकि वो चाकू मारने वाले उन्हीं के समाज में से लोग होते हैं, उसी समाज में से 16% में से। परंतु अगर इजराइल ऐसा होता तो वो 16% उस कम्युनिटी को अपने राष्ट्र में नहीं रखता, ना ही उन्हें नौकरियां देता। वही सिलसिला हमारे यहाँ पर भी है। अब यह मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप कट्टरपंथ के साथ हैं, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को कोई मानव बम बनाकर उड़ाना चाहते हैं जिहाद के नाम पर। अच्छे मुसलमानों का विरोध बुरा मुसलमान करे और उसी का साथ अच्छे मुसलमान दें, तो आप इसको कैसे समाज का निर्माण मानते हैं? मुझे जो जहां तक लगता है कि अब पूरे विश्व को समझना चाहिए कि मानवता के नाम पर अपने पतन की कहानी ना लिखें। मानवता के स्वरूप को इन्होंने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जो भी ये आतंकवाद फैला रहे हैं पूरे विश्व में, अभी सीरिया में ड्रूज मुसलमान हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है सुन्नी मुसलमानों द्वारा। जो सीरिया के सुन्नी मुसलमान है, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, और असद जो वहां का प्रधानमंत्री था, शिया था, वो वहां से भाग गया है। अब वहां पे शियाओं को, ड्रूज मुसलमानों को, अहमदियाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। अब कोई पूछे कि मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है भाई? चलो, हम तो काफिर हैं, बाकी सिख भी काफिर हैं, जैन भी काफिर हैं, परंतु इनको मारने का कारण क्या है, यह तो आप बताइए। जब इस पर प्रश्न किया जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है तो ये हो क्यों रहा है? पूरे विश्व में हो रहा है। विश्व में 2014 से जब आईसिस आया तभी भी यही हुआ। अब भारत में कई लोग पकड़े गए हैं जो कि आईसिस का समर्थन करते हुए पकड़े गए। बंगाल से पकड़े गए, यूपी से पकड़े गए, केरल से पकड़े गए, जो कि केरल सबसे ज्यादा साक्षर जिसको स्टेट कहा जाता है, वहां से पकड़े गए। तो आप स्वयं हिसाब लगाइए कि यह वैश्विक लड़ाई एक गरीब मुसलमान को क्या दे रही है। परंतु वो गरीब मुसलमान, जब उसे कहा जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बढ़ाओ, तो वो गरीब मुसलमान हमें कह रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भैया, अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो जो मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, आप उनसे कब प्रश्न करेंगे? आप कब कहेंगे कि ये जो रोटियों पर थूक लगाना है ये गलत है?
आप कब कहेंगे कि ये जो पेशाब मिला रहे हैं जूस में, इनकी मानसिकता क्या है? आप बताइए ना आके कि इसकी मानसिकता क्या है कि किसी के भोजन में आप थूक और पेशाब मिलाएं। क्या मानसिकता है? मतलब सोचने वाली बात है कि अगर मैं हूं, भोजन में थूकने से पहले मुझे माता अन्नपूर्णा का ख्याल आता है, मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है, मुझे अपने समाज का ख्याल आता है जो ये भोजन ग्रहण करता है, मुझे उस किसान का ख्याल आता है जो ये भोजन बनाने के लिए 6-6 महीना अपनी भूमि पर अपना खून पसीना एक करता है। परंतु कोई विचारधारा ही नहीं है। आपके समाज में चीजें गलत हैं तो आप उन चीजों को सही करने की बजाय आप लोगों को मारते फिर रहे हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा हिंदू भाइयों, सुनो, चाइना बहुत बड़ा कम्युनिस्ट देश है, बहुत बड़ा कम्युनिस्ट। उसके जैसे कम्युनिस्ट कहीं नहीं पाए जाएंगे। परंतु वहां पर जो मुसलमानों का हाल है बहुत बुरा है। परंतु भारत में वही कम्युनिस्ट और मुसलमान इकट्ठे होकर युद्ध लड़ते हैं विचारधारा का मीडिया में। परंतु जब असली युद्ध की बारी आएगी ना, तो या तो मुसलमान कम्युनिस्टों पर हावी होंगे या कम्युनिस्ट मुसलमान पर हावी होंगे। अभी तो केवल हिंदुओं से लड़ना है, हिंदुओं को जातियों में बांटना है, हिंदुओं को किस प्रकार खंडित किया जाए उसका ख्याल रखना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, सेक्युलरिज्म के चक्कर में अपने आने वाली पीढ़ियों को जो आप 1 बच्चा 2 बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत करोड़ों की आप जमीन जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां डाल रहे हैं, किसके काम आएंगी? इसी स्थिति पर एक छोटी सी बात कहूंगा, समाज की ही बात है। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोठियां हैं और वहां पर 2 बुजुर्ग मिलेंगे आपको, बच्चा एक लड़का है, वो भी बाहर है, या कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका एक बच्चा हुआ करता था और वह किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहा। वही परिवार आज उस स्थिति पर है कि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। यह भयावह परिस्थितियां तब आई हैं जब सरकारों ने हिंदुओं को प्रेरित करा एक अच्छे समाज बनाने के लिए, और उन्हें पहले नसबंदी का इंजेक्शन लगाया गया, पकड़ पकड़ कर हिंदुओं की नसबंदियां करी गई। जब वह सिस्टम कामयाब नहीं हुआ तो हिंदुओं को कहा गया हम दो हमारे दो। उसके बाद कहा गया बच्चा एक ही अच्छा। आज उन परिवारों को कुत्तों के सहारे जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, अपने गेट पर उन्हें कुत्ता बांधना पड़ता है, रात को चोर उनकी ग्रिल काट कर उनके घर का सामान तक ले जाते हैं, उन बुजुर्गों को पता तक नहीं चलता। आप अपने गांव के आसपास का निरीक्षण कीजिएगा, आपके गांव में इस वक्त कितने युवा लड़के हैं जो घरों में हैं, कोई बाहर है, कोई किसी व्यवसाय में व्यस्त है, कोई बहुत दूर है। तो यह स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और ये करवाई गई हैं, और ये बहुत ही तरीके से करवाई गई हैं। जब हम दो हमारे दो वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फेल होता नजर आया, फिर कॉन्सेप्ट आया सिजेरियन ऑपरेशंस। सिजेरियन ऑपरेशंस आप माने चाहे ना माने, कभी भी आप बात कर लीजिएगा, जब भी किसी स्त्री को, हमारी मातृशक्ति को ग्लूकोज लगाया जाता है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें पेन किलर्स होते हैं जो कि प्रसव का दर्द पैदा ही नहीं होने देता। और आज स्थितियां यह हैं कि जिनकी 2 बेटियां हैं वह आगे बच्चा नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर, इंजीनियर, एसडीएम, डीसी यह सब बनाना चाहते हैं। परंतु दूसरे समाज का जो एक माइंडसेट है वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा कर इस राष्ट्र पर कब्जा करना, इस लोकतंत्र को अपने वोट से प्रभावित कर अपने एमपीज, एमएलएज को धरातल पर उतारना, और हम आपस में लड़ रहे हैं जातियों के नाम पर। परंतु स्थितियां बहुत भयावह हैं, आप समझिए। मैं जो बातें बोलता हूं आप अपने आसपास भी वह बातें
देखिए वो आपके आसपास हो रही हैं। आपके समाज में भंडारों पर, आपको दिहाड़ी पर लोग लाने पड़ते हैं काम करने के लिए। आपको दिहाड़ी पर लकड़ी करने के लिए लोग लाने पड़ते हैं। कुछ टाइम बाद मुझे लगता है दाह संस्कार के लिए भी हमें दिहाड़ी पर लोग लाने पड़ेंगे, तब हमारे संस्कार की लकड़ियां हुआ करेंगी। क्योंकि अब गांवों की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अधिकतर युवा हमारे जो हैं 35, 36, 40 वर्ष के हो चुके हैं, परंतु उनके विवाह नहीं हो रहे हैं। और यह एक बहुत गहरे षड्यंत्र थे जो कि हमें सर्टिफिकेट देकर हमारे हाथों से हमारे सांस्कृतिक कामों को छीनकर हमें दिए गए। पढ़िए, एक बच्चा पैदा करिए और छोटे परिवार रहिए। और आज की डेट में छोटा परिवार सबसे दुखी परिवार। आपके बच्चे आया पाल रही हैं, आपके बच्चे नौकर पाल रहे हैं। अमीर के पास समय नहीं है कि अपने बच्चों को समय दे पाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोल दूंगा तो हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएं, परंतु मैं आपको जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो समाज में लगता है कि आने वाले समय में यह चीज़ें समाज के साथ हो सकती हैं, हमें एक लक्ष्य बनाकर उन चीज़ों पे काम करना है। सशक्त गांव, सशक्त पंचायत, इनका निर्माण करना है, तब आपका बचाव है। अन्यथा जिस प्रकार से स्थितियां बदल रही हैं व्यापार में, आपके घरों में, आपके गांव में, हर जगह बहुत चीज़ें पहुंच चुकी हैं। मैं नहीं बोलना चाहता, परंतु आप समझें। आप ये मेरा लाइफ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग हिंदू लोकतंत्र के वोटिंग सिस्टम में अपना योगदान दें, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अन्यथा आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। और विचारधारा आपकी अगर कुछ है तो उसको पक्का रखिए। हम नहीं बोलते कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी को भी कुछ भी करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आपकी विचारधारा इस राष्ट्र, इस धर्म के प्रति है, तो आप सही और गलत का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना लाइव खत्म करता हूं और आशा रहेगी आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि और किस विषय पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे अवश्य लिखिएगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने पॉडकास्ट, इंटरव्यूज जो भी करता हूं, उसमें आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों के जो भी समाज को लेकर प्रश्न रहते हैं, उनका उत्तर, उन समस्याओं का हल मैं कर सकूं। और मेरा यही निवेदन है, लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। सेकुलरिज्म की आड़ में अपने बच्चों को थूक और पेशाब पीने पर मजबूर ना करें। सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश को आहत ना करें। सेकुलरिज्म की आड़ में सही को सही और गलत को गलत बोलने में संकोच ना करें।